हाय वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। मैं प्रेम बघेल आज फिर नए एक एपिसोड के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। और आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो दिल्ली की राजनीति के बहुत ही सीनियर लीडर हैं। 1984 में उन्होंने अपना काउंसलर के चुनाव से दिल्ली के पार्लियामेंट तक का सफ़र तय किया। तो मैं आज अपने गेस्ट को बुलाना चाहूँगा, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में, और आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। और ऑडियंस को एक जर्नी मिलेगी, उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। जो भी नए हमारा चैनल का जो पर्पस है, जो हमारे चैनल का मोटिव है कि जो आप जैसे सीनियर लीडर हैं उनकी एक जर्नी रही है, बैक स्टोरी रही है। तो हम चाहते हैं आपकी जर्नी से जो भी पॉलिटिक्स में आ रहा है वो इंस्पायर हो, उन्हें सही राह मिले। तो हमारे चैनल का ये पर्पस है, इसीलिए हम आप जैसे गेस्ट का अपने चैनल में इंटरव्यू करते हैं। तो सर, मैं सीधा पहला सवाल आपसे करूँगा कि सर, आपने कॉलेज टाइम से और पार्लियामेंट तक एक बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी राजनीतिक जीवन की। तो सर, 1984 में आपने पहला चुनाव लड़ा अपना काउंसलर का, फिर उसके बाद 1983 में ओके। तो और पार्लियामेंट का सफ़र अभी तो मतलब रिसेंटली आपका वो रहा है 9वां लोकसभा का चुनाव। 9वां लोकसभा का सवाल। तो सर, इतना लंबा आपका राजनीतिक जीवन रहा है सर, कहाँ से आपने राजनीति की शुरुआत करी, कहाँ से आपको रास्ता मिला राजनीति में आने का? तो मैं चाहता हूँ आप हमें और हमारे ऑडियंस को बताएं। दरअसल मैं एक राजनीतिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। हमारे जो बाबा थे जी, सबसे पहले जो महात्मा गांधी की मीटिंग चांदनी चौक में हुई थी वो उसमें सक्रिय थे। जो 4, 5, 6 करने वाले थे उनमें से एक वो थे। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। फिर उसका असर पिताजी पे पड़ा। वो 19 साल की उम्र में ट्रेजरार बने डीपीसीसी के, और उसके बाद 3 बार जेल गए। 1945 में वो कमेटी के मेंबर बन गए थे और 72 तक फिर उन्होंने 7-8 चुनाव लड़े। कॉरपोरेशन के, कमेटी के, कॉरपोरेशन के, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में नॉमिनेट हुए। तो एक लंबा सफ़र था। तो मैं जब पैदा हुआ तो उस साल वो कमेटी के मेंबर बन गए थे। तो जब मैं बढ़ता रहा तो वो एक राजनीतिक परिवार है, तो उसी पृष्ठभूमि में हम आगे बढ़े। सर, जैसे आपने बताया कि बचपन से ही आपको, सर बचपन में रुचि थी आपकी? जैसे एक टाइम के बाद सबका होता है कि मेरे को जाना है कि नहीं जाना पॉलिटिक्स, आपकी राजनीतिक उसमें रुचि थी शुरू से बचपन से? जब आप किसी माहौल में बड़े होते हैं ना जी, मान लीजिए आपके घर में अगर कोई डॉक्टर्स हैं जी, तो बात क्या होगी, वो उसी तरह की बात होगी। जी, आपके यहाँ वकील है तो फिर वो उसी केसेस की बात होगी और चीज़ की बात होगी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर समय हम बच्चे जो बड़े हुए तो वो आज़ादी के किस्से सुन सुन के बड़े हुए जी, कि पिताजी जेल गए, कैसे गए, कहाँ होते थे, ये पता नहीं था, गए हैं तो कभी वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो इस तरह के किस्से सुन सुन के हम बड़े हुए। तो जो एक देशभक्ति की भावना होती है मन में, अपने देश के लिए उमंग होती है, प्यार होता है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की कहानियाँ, कांग्रेस के नेता घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मीटिंगां हो रही हैं, तो हम उस माहौल में बड़े हुए शुरू से ही। फिर तो वो बन गया, वही माहौल बन गया। सर, आप अपने कॉलेज टाइम जैसे हंसराज कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तब जब आप कॉलेज लाइफ में थे तो सर उस टाइम पे आपका राजनीति को लेके आइडियोलॉजी क्या थी, विचारधारा? जैसे और भी बड़े नेता थे तो सर आप भी एक उसमें आ ही गए थे कि आप भी राजनीतिक स्तर पे आने लगे। तो सर उस टाइम पे आपकी विचारधारा क्या थी राजनीति को लेके कॉलेज टाइम पे, कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है, कैसी नेता के साथ जुड़ना है, कैसे क्या था? बात ये, वो उस समय इतना ध्यान नहीं होता, उस समय एक बहाव होता है जी। और जो समय आज आप देख रहे हैं और जो समय वो था, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब राजनीति में काम करने वालों की या नेताओं की बड़ी इज्जत होती थी। जी, जी, जी। अगर कहीं खड़े होकर उन्होंने कुछ कह दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो सब मानते थे, वो माननी थी, वो मानते। तो हम उस माहौल में बड़े हुए, हमें वो इज्जत मिली जी। और क्योंकि मैंने बताया हमारा जन्म ऐसे परिवार में हुआ, तो फिर एक विचारधारा बन गई जी। प्रो कांग्रेस।
कि कांग्रेस के साथ ही रहना है और देशभक्त पार्टी है और ये देश के लिए काम करना चाहती है। देश के लिए इन्होंने सेक्रीफाइस किया है जी। बड़े बड़े नेताओं के नाम है उसके साथ, जो पिताजी के साथ काम करते थे, तो ये रहा। सर जैसे अभी आपने समय की बात करी कि उस दौर पे चीज़ें बहुत अलग थी आज के टाइम पे, तो सर आपने तो राजनीतिक जीवन में उस दौर को भी बहुत पास से देखा है, और ये जो आज राजनीतिक जीवन मतलब जो अब चल रहा है, तो सर दोनों में क्या अंतर है कि राजनीति को लेके कितना बदलाव हो गया है? पहले राजनीति किस स्तर पे मतलब अलग थी और आज किस स्तर पर अलग है? क्या बदलाव क्या है? आप ये कह सकते हैं जी कि क्या सीख सकते हो आप। देखिए, बदलाव तो सृष्टि का नियम है, बदलाव तो होते रहेंगे जी। और जहाँ जहाँ ह्यूमन नेचर है वो अपने आप से तब्दील होती है। किसी की विचारधारा कुछ है, कोई किसी चीज़ को अच्छा मानता है, कोई किसी चीज़ को बुरा मानता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका ध्येय सही है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका मकसद साफ होना चाहिए जिसे लोग देख सकें और पढ़ सकें। जी बिल्कुल। आप अप्रोचेबल होने चाहिए, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। आप उनकी भाषा बोलें, उनके दर्द को समझें। जी। जो लोकतंत्र में डंडे का कोई इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, वो सिर्फ अपराधी के लिए है। जी जी। बाकी जनता की राय से ही, सहमति से चीज़ें होती हैं। जी जी। और वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करें, क्योंकि वो पहली लाइन में चल रहे हैं। जिधर वो चलेंगे दुनिया चलेगी, सारी चलेगी, एक गाइडेंस वो मिलती है। सर जैसे आपने अभी बताया कि एक नेता को सब फॉलो करते हैं, सर आपने अपनी लाइफ में मतलब इतना लंबा करियर रहा है, शुरुआती दिन जब आपके राजनीति के थे, राजनीति में आने से पहले, तो सर उस टाइम पे आपका कोई रोल मॉडल था राजनीति में जिससे देख के आप इंस्पायर होते थे कि हाँ भाई मेरे को इनको फॉलो करना है, इनके जैसा बनना है, ऐसा कुछ था किसी नेता को लेके? मैंने आपको कहा जी, हमने किसके नाम सुने? हमने नाम सुने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उसके बाद जो अपने मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, जी, दिल्ली के नेता देख लो, राधा रमन थे, मीर मुश्ताक अहमद थे, जुबैर कुरैशी थे, आसफ अली जी, अरुणा आसफ अली, देशबंधु गुप्ता, विश्वबंधु गुप्ता, ये जो बड़े बड़े लोग थे, इनको देखने और सुनने का मौका मिला। जी जी। वो जब घर आते थे तो मैं एक कोने में रहता था और सुनता था, समझने की कोशिश करता था, उनको चाय ला के पिलाना। तो वो जो बातें थी और उस समय की जो विचारधारा थी वो देशभक्ति की होती थी। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो मन में ये रहता था कि भाई वहाँ ये समस्या है, इसको कैसे दूर करें, इसको कैसे सही करें। अगर मान लो कोई पहले नाराज़ होता था तो 4 आदमी जाते थे उससे पूछने कि हम बताइए आप क्यों नाराज़ हैं, हम कैसे सही करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं दोबारा। जी जी बिल्कुल। तो बहुत चीज़ें बहुत फ़र्क है, अब चीज़ें बहुत फ़र्क है। पहले ग्रुप या एक संस्था बड़ी मानी जाती थी, अब आज लोग इंडिविजुअल आदमी समझते हैं हम बड़े हैं। जी जी बिल्कुल। तो अब ये बदलाव तो है, बदलाव होगा भी। सर आपने पहला चुनाव लड़ा 1984 में काउंसलर का, चांदी 83 में, हाँ 1983 में काउंसलर का। तो सर उस टाइम पे जब पहली बार आपने चुनाव लड़ा तो मन में कुछ ऐसा था डर कि हाँ लोगों का इतना प्यार मिलेगा, लोग मुझे उतना पसंद करेंगे? क्योंकि होता है ना कि मन में कहीं डर हो जाता है कि यार मैं पहला चुनाव लड़ रहा हूँ, बार बार लड़ते रहो तो एक्सपीरियंस हो जाता है, जब पहला लड़ते हैं तो वो अलग होता है, उसमें डर रहता है। वो मेरा तो पहला था, लेकिन घर का तो पहला नहीं था ना, क्योंकि उसी घर से 8 चुनाव पहले लड़े जा चुके, और 8 के अलावा जो और चुनाव आए बीच में वो भी लड़े गए, क्योंकि पिताजी मेंबर थे। तो आपका अनुभव कैसा रहा? कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि उस समय जो मेरे सामने भारतीय जनसंघ के जो उम्मीदवार थे बहुत ताकतवर थे। तो हमारे पिताजी को लोग लाला कहते थे, तो उन्होंने कहा लाला के लड़के को मैं 3000 वोट से हराऊंगा। अच्छा। और डायरेक्ट फाइट थी, तो मैं बहुत डरा हुआ था। हाँ, बहुत डरा हुआ था। कुछ प्रेशर आप पे भी बना होगा? हाँ, ये तो होता ही है भाई, कि फिर और ज़्यादा मेहनत करी जी, कि भाई अगर आज कैरियर ख़त्म हो गया तो फिर आगे के लिए भी ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत मेहनत करी मैंने उस चुनाव में, और फिर मैं जीता वो चुनाव जी। तो सर आपने चांदनी चौक से दिल्ली की राजनीति मैंने सुना है बहुत
मुश्किल राजनीति और प्रदेशों से ज़्यादा दिल्ली की है। तो सर यहाँ से लेके काउंसलर से लेके पार्लियामेंट तक की जो जर्नी रही है, सबसे मुश्किल दौर क्या रहा है आपका राजनीतिक जीवन में? कि हाँ, राजनीतिक जीवन से कितना मुश्किल होता है कि सर, और जैसे प्रोफेशन होते हैं, बिजनेसमैन हो गया या कोई और बिजनेस स्टार्टअप जॉब हो गई, उससे राजनीति कितनी मुश्किल है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें सर अपनी सोच है जी। अब जैसे 83 के बाद मैं कॉर्पोरेशन का मेंबर था, एकदम 84 में लोकसभा का टिकट मिल गया जी। मैं चुना गया। उसके बाद 89 में चुना गया जी। फिर उसके बाद 2006 में 2009 में बीच में राज्यसभा भी गया, चुनाव जीता भी, चुनाव हारा भी। तो ये तो दौर आपके राजनीतिक दौर हैं, लेकिन जो बुनियादी आपकी विचारधारा किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है उसके ऊपर आपको अडिग रहना चाहिए, कोई शक सुबह उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जबकि हमारी जो हिस्ट्री है कांग्रेस की, वो इतनी बढ़िया हिस्ट्री है कि बलिदान की हिस्ट्री रही है। कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया, कोई उसे माने नहीं माने हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक लंबा इतिहास है लोगों के संघर्ष का और बलिदान का, तो भुलाया थोड़ी जा सकता है। जब हम कोई काम करते हैं, और आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो पृष्ठभूमि हमारे साथ है ना। जी बिल्कुल, हमारा वो इतिहास है, तो इतिहास को बनाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। सर मैंने जैसे सुना है या पढ़ा भी है, आपको क्रिकेट में आप रुचि रही है शुरू से, आप अच्छे खासे प्लेयर भी रहे हैं टाइम पे। तो सर अभी क्रिकेट खेलना होता है, खाली टाइम मिलता है तो? नहीं, मैं स्कूल में भी खेला, मैं कॉलेज में भी खेला, मैं पार्लियामेंट की टीम में भी था। अच्छा। और अब हमारे फादर के नाम से एक क्लब है, लाला रामचरण अग्रवाल क्रिकेट क्लब, वो DDCA के लीग मैच खेलता है, तो मैं उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ। अच्छा। सर कोई आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है सर, कोई ऐसा वाक्य जो आप हमें बताना चाहो जो बहुत आपके लिए खास हो आपके राजनीतिक जीवन का, कि जो आज भी आप याद करते हो तो आपको बड़ा खुशी होती है कि हाँ भाई, मैं ऐसी पार्टी में रहा हूँ और मेरे को ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है? काम तो मैंने बहुत सारों के साथ किया है और बहुत लोगों को फॉलो भी किया है। सीनियर लीडर्स मेरा पहला इंटरेक्शन इंदिरा जी के साथ था जी। उनके समय में मैं डिप्टी मेयर बना, चेयरमैन बना, पार्लियामेंट में राजीव जी के समय में आया जी। और मेरा जो सबसे अच्छा और गोल्डन मोमेंट समझता हूँ मैं, राजीव जी ने मुझे वो बनाया था चेयरमैन अपना उत्सव का। दिल्ली में एक बहुत बड़ा कल्चरल फेस्टिवल हुआ था जी। पूरे हिंदुस्तान से आर्टिस्ट आए थे, तो मेरे से पूछा राजीव जी ने, कहाँ से करोगे इसकी ओपनिंग? तो मैंने कहा लाल किले से करेंगे, वो हिस्टोरिक जगह है, वहाँ से होनी चाहिए। तो बोले नीचे से करोगे ऊपर से करोगे? अब मैं घबरा गया, मैं एक MP तो था जी। तो मैंने कहा जी ऊपर कौन चढ़ने देगा जी। तो कह रहे नहीं ऊपर से करो, नीचे वो वैल्यू नहीं बनेगी जी। तो उन्होंने उसका इंतज़ाम कराया कि हम उनकी उस प्राचीर पे खड़े होकर वहाँ से उस फेस्टिवल की ओपनिंग हुई और मैं उसमें शामिल था। मैंने राजीव जी को इनवाइट किया था कि आप इसका इनॉग्रेशन करें। कहीं ना कहीं काम हो ही गया जी। अब ये हादसे होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हादसे होंगे जीवन में जो कई बार कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? कुछ वाक्य ऐसा जो आपके पिताजी के टाइम के साथ आप कह रहे हो, अनुभव जीवन के? अब ये तो खट्टे मीठे बहुत सारी चीज़ें होती है, इस समय उन बातों का जिक्र करना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये ज़रूर है कि कई बार आदमी रिजिड हो जाता है कि मेरे पिताजी की जिन लोगों ने मुखालफत करी तो आज मेरे को बुरा लगता है, मैं उनको नहीं बर्दाश्त कर पाता जी। तो ऐसे अब जीवन में आप ये मत समझो कि हर आदमी दोस्त है जी, लेकिन ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम सबके दोस्त हैं, बस वो उससे मत हटो। आप जैसे आपने मुझे फ़ोन करा, मैंने एकदम कहा हाँ बेटा आ जाओ, मैंने कोई दूसरा थॉट नहीं था, मैं आपको जानता भी नहीं था, कभी मिला नहीं, तो यही रहना चाहिए। कोई आपसे एक बार मिल के गया तो उसे दरवाज़ा खोलने में झिझक नहीं होनी चाहिए, नहीं जय भाई तो मिलेंगे, और वो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ सर। जैसे आज जनरेशन आ रही है, कमिंग जनरेशन आ रही है जो पॉलिटिक्स में आ रही है, तो सर उन्हें हम चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, आपकी एक लंबी जर्नी रही है, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि राजनीति का अनुभव उन्हें किस स्तर से और कब शुरू करना चाहिए? नहीं, जब भी करें, जब करना चाहते हो, कॉलेज से करना चाहते हो, कॉलेज के बाद करूँ, सबके अपने सर्कमस्टांसेस हैं।
कि उनके हालात, माली हालात कैसे हैं, कैसे क्या उनका रुझान है। जी। लेकिन राजनीति में आने में कोई हर्जा नहीं है, ज़रूर आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन साफ़ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। जी लोग आपको पसंद करें, ऐसा व्यवहार आपका होना जी चाहिए। बिल्कुल। जो लोग राजनीति में पैसा कमाने की नीयत से आते हैं, जी आज भी 100-100 करोड़ के फार्म हाउस में रहते हैं, तो लोग उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैंने ऐसा देखा कईयों के साथ जी कि वो आज बहुत बड़े बड़े मकानों में 1000 गज की कोठी, पहले एक टूटे हुए मकान में रहते थे, जी तो लोग उनको देख के कोई समझे कि बहुत इज्जत देते हैं। मैंने देखा है कि कई बार एमएलए रहने के बाद जब वो बड़े बड़े घरों में चले गए तो आखिरी चुनाव में 2-2 हज़ार वोट मिले उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो निगाह से मत गिरो, जी कम मिले कम खाओ, इज्जत दो, इज्जत लो, और हमेशा अच्छा काम करो जिससे दुनिया पसंद करे, हर एक की मदद करो। जी। वो समाज आदमी के कल्याण। जाने के बाद भी याद रखते हैं। जी सर, जैसे समाज, आप राजनीति में इतने टाइम से हैं, कुछ बातें आप पक्ष में भी बोलते होंगे बहुत लोगों के, तो वो किसी ना किसी के विपक्ष में भी होती होंगी, जो बातें आप किसी के पक्ष में बोलते होंगे। तो सर ये इसका अपने पर्सनल लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से जब हम राजनीति में रहते हैं? तो कुछ भी नहीं, हम किसके, जब हम मान लीजिए आप ज़्यादातर आप एडमिनिस्ट्रेशन के काम करते हैं, जी किसी गरीब आदमी की मदद करना है, पटरी वाले की मदद करना, जी किसी और वातावरण में रहने वाले की मदद करना, जी तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से टकराते हैं, जी उसमें कोई हर्जा नहीं है, उसमें कोई दुश्मनी नहीं होती। आप जाति तौर पर किसी के खिलाफ बोलते हैं, दुश्मनी वहाँ से शुरू होती है, जी। तो उससे बचना चाहिए। सर वैसे तो मैं पहला सवाल करता हूँ, आज मैं आपसे आखिरी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत मेरे को जाननी थी पर्सनली, जब मैंने पढ़ा था, स्टडी करी थी। तो सर आपके हिसाब से राजनीति की सही परिभाषा क्या है, कि ये राजनीति की डेफिनेशन, ये सही डेफिनेशन फैक्ट है ये? सेवा और देशभक्ति। सेवा और देशभक्ति, मेन रूप यही है कि सेवा और देशभक्ति। सर थैंक यू आज हमें अपना टाइम देने के लिए। आई एम वेरी ऑनर्ड टू टेक इंटरव्यू। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।